तो दोस्तों स्वागत है आज आपका काम की बात में। आज काम की बात में हम एक ऐसी सर्वाइवर स्टोरी की बात करने जा रहे हैं जिसने बताया है कि ज़िंदगी की क्या कीमत होती है, और उस स्टोरी का नाम है डोनर पार्टी। और ये आज से लगभग 150 या 200 साल पहले अमेरिका में हुई थी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट करना है, बताना है कि भाई कैसी आपको वीडियो। और मैं सबसे पहले ये काम की बात स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको बता दूं कि एक सर्वाइवर स्टोरी है और ये अमेरिका में आज से लगभग 150 या 200 साल पहले हुई थी। और इस कहानी ये आपको प्रेरणा देगी कि ज़िंदगी की क्या कीमत होती है, किस तरह चुनौतियों का सामना करके इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बचाया और बताया कि व्यक्ति अगर संघर्ष करे तो वह कुछ ना कुछ जरूर कर ले। तो बेसिकली होता क्या है कि 1840 के दशक में अमेरिका एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा था जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर था। और यहाँ पे क्या है, जमींदारों का जलजला था। इन्होंने क्या किया, वहाँ की उपजाऊ जमीन खरीद ली और जो बेचारे छोटे किसान थे, गरीब किसान थे, उनका वहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ना तो उनके पास ज़मीन थी और वो ज़मीन खरीदने जाए तो इतनी महंगी थी वे खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या होता है कि हर व्यक्ति जब समस्याएं आती है तो वह अवसरों की तलाश करने लगता है। और यहीं से एक नया विचार आता है अमेरिका में उस समय, मैनिफेस्ट डेस्टिनी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी ने अमेरिका के लोगों की सोच ही बदल दी। उसमें लोगों की ये सोच थी कि पश्चिम तक फैलना ये ईश्वर की इच्छा है। और वहाँ के नेताओं ने और अखबारों ने इसे बड़ी प्रमुखता से बढ़ाया और कहा भी कि ये पवित्र मिशन है कि व्यक्ति को पश्चिम में जाके रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ज़मीन सस्ती है, वहाँ पर उपजाऊ क्षमता अच्छी है और इससे क्या होगा कि अमेरिका का विस्तार होगा। ऐसी ही सोच से प्रभावित होकर डोनर पार्टी भी आगे बढ़ जाती। डोनर पार्टी क्या थी, हम आगे उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अमेरिका के पूरब से पश्चिम जाने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध वहाँ का रास्ता था जिसका नाम वो यूज़ करते थे वहाँ के लोग, ओरेगन ट्रेल। ओरेगन ट्रेल कोई पक्का रास्ता नहीं था और ना कोई 100-200 किलोमीटर की लंबाई, बल्कि ये हज़ारों किलोमीटर की लंबाई वाला रास्ता था। और ये अनुभव पे आधारित था। लोगों को पता था कि हम जाएंगे तो पहले नदियाँ पड़ेगी, फिर घास पड़ेगा या पानी को स्रोत मिलेंगे। तो व्यक्ति अनुभवों के आधार पर इस रास्ते को तय करता था। पर पूरब से पश्चिम जाने का उस समय ये रास्ता कोई सरल नहीं था, ये भी मुश्किलों से भरा था। पर वहाँ जाने का एक यही तुलनात्मक रूप से आसान रास्ता था। पर इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लोगों को उस समय से निकलना था कि वहाँ पे वो सियरा नेवादा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे बर्फबारी होती है। तो वह ऐसे समय पे निकले कि वहाँ की बर्फबारी होने से पहले वे पश्चिम में पहुँच जाए। और हम आगे जिसकी बात करने वाले हैं डोनर पार्टी की, उन्होंने भी यही रास्ते का अनुसरण किया था। और मैंने अभी आपको सियरा नेवादा के बारे में बताया। तो बेसिकली क्या, सियरा नेवादा एक पहाड़ी थी, यहाँ पे बर्फबारी होती थी, सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाती थी। तो व्यक्ति क्या करते थे कि यहाँ पे बर्फ तो जमी रहती थी, तो अप्रैल में जो गर्मी पड़ती थी वहाँ पे जब उससे निकलते थे और ये मानते थे कि सितंबर से पहले उनको पहुँचना था। और जो व्यक्ति सितंबर तक पहुँचता था तो ये समझ लो उसकी मृत्यु निश्चित थी। इसलिए यहाँ पे ऐसा मौत का रेशो था कि अगर 10 व्यक्ति जा रहे हैं तो एक की मौत निश्चित है। तो बेसिकली अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डोनर पार्टी की कहानी की। क्या कहानी थी, कैसे इन्होंने संघर्ष किया और अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे संघर्ष का सामना किया जिसे आज हम सुनेंगे तो आज भी हम घबरा जाएंगे। तो बेसिकली डोनर पार्टी का मतलब ये था कि इसमें एक ग्रुप था जिसमें 87 लोग थे। 87 लोग में भी कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे और ये गरीब और किसान वर्ग के लोग थे। और इस ग्रुप का नेतृत्व 2 व्यक्ति कर रहे थे, एक जेकब डोनर, एक जॉर्ज डोनर। और ये इसलिए नहीं जा रहे थे कि वहाँ पे इनको घूमना था, बल्कि इसलिए जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे ये लोग कृषि करते अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते थे। होता क्या है कि ये अप्रैल में ही स्टार्ट कर देते हैं कहाँ जाना, पूरब से पश्चिम की ओर। बाकायदा ये पर्याप्त राशन रखते हैं अपने साथ, कुछ जानवरों को भी रखते हैं और ये अपना सामान उस समय बैलगाड़ियों से लेके जा रहे थे क्योंकि उस समय बैलगाड़ी ही परिवहन का माध्यम। तो ये भी और लोगों की तरह ओरेगन ट्रेल का ही यूज़ करते हैं और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। पर इनको एक और जानकारी थी कि हेस्टिंग कट ऑफ भी है यहाँ पे। तो बेसिकली लेंस फोई, हेस्टिंग एक व्यक्ति था जिसने ये दावा किया था एक बुक में कि वह इस मार्ग से गया था और अगर व्यक्ति इस मार्ग से जाएंगे तो उनका समय भी बचेगा और उनकी यात्रा में कम समस्याएं आएंगी। हालांकि उसने ये नहीं बताया था कि वह कितने लोगों के साथ गया था। हालांकि वह तो गया था पर उसने क्या किया, वह अकेले गया था और इनके साथ क्या था, पूरा जमावड़ा था। इनके साथ बहुत बड़ी बड़ी बैलगाड़ियाँ थी, बहुत सारा सामान था। हालांकि ये भी क्या सोचते हैं कि इनको इतना ज्ञान था नहीं, तो ये एक गलत डिसीजन रहता है। और ये गलत डिसीजन ये रहता है कि ये हेस्टिंग कट ऑफ करते हुए, मतलब हेस्टिंग कट ऑफ से होते हुए कहाँ जाएंगे, पश्चिम में, जिसे हम कह रहे हैं आज का कैलिफोर्निया।
तो इनके सामने एक चुनौतियाँ ये थी कि इन्होंने कहा कि यार वहाँ सर्दी पड़ेगी, अगर हम ओरेगन ट्रेल से जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे तो सर्दी नहीं पड़ेगी। इसी कारण ये सोचते हैं कि जब एक व्यक्ति यहाँ से गुजर चुका है तो इसी रास्ते को क्यों ना आजमाएं। अब होता क्या है कि ये शॉर्टकट के चक्कर में हेस्टिंग कट ऑफ वाले रास्ते का यूज़ करते हैं और धीरे धीरे ये रास्ता इनको एक रेगिस्तान में ले जाता है, जैसे ग्रेट सोल्ट लेक, जो वहाँ पे ग्रेट सोल्ट लेक है उससे बना एक रेगिस्तान है, वहाँ पे ले जाता है। और अब इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट होने वाला था ग्रेट सोल्ट लेक से, क्योंकि ये एक रेगिस्तान था जो दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा था। और यहाँ पे क्या दिक्कत थी कि यहाँ पे ना तो सही से पानी मिला, ना सही से कोई भोजन था, ना कोई जानवर थे, और यहाँ से इनका शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होना स्टार्ट हुआ। अब पता प्रॉब्लम क्या थी कि ये रास्ते में बढ़ रहे थे ना, तो कई जगह झाड़ियाँ आ रही थी। अब इनके पास इतना सामान था कि आप मानोगे नहीं, इनको झाड़ियाँ काट के रास्ता बनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई रास्ता था नहीं। और दूसरी समस्या ये थी कि अभी इतना आगे बढ़ चुके थे कि अगर पीछे जाते तो भी मारे जाते, क्योंकि सर्दियाँ वापस आने वाली थी। तो इन्होंने सोचा आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तो ये जो चैलेंज का सामना कर रहे थे तो छोटा था, क्योंकि आने वाली समस्या और बड़ी थी। और होता क्या है कि ये नवंबर 1846 में सिएरा नेवेदा के पास पहुंचते हैं, और वहाँ पे इनको क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे इतनी भारी बर्फबारी हुई थी, और अभी तक रिकॉर्ड इस तरह है कि वहाँ पे उस समय सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई थी अभी तक की तुलना में। तो होता क्या है कि बर्फबारी होने से तापमान माइनस में चला जाता है, और वहाँ पे जो रास्ते थे वो भी बंद हो जाते हैं। अब इनके साथ समस्या ये थी, ना तो ये आगे बढ़ सकते थे ना पीछे जा सकते थे। पर इससे बड़ी प्रॉब्लम अब इनके सामने आने वाली थी, वे थी खाना की, रहने की, और इतने ठंडे तापमान में खुद को सर्वाइव करने। जब इतनी बर्फबारी देखी तो इनका ये तो गारंटी थी कि ये आगे नहीं बढ़ सकते थे, पर समस्या ये थी कि पीछे भी नहीं जा सकते थे। अब इनके सामने बस एक ही चुनौती थी कि ये सर्दी को जैसे तैसे निकाल लें, यहाँ जैसे तैसे करके झोपड़ी बना बनू कर सर्वाइव करते रहें। और यहीं से स्टार्ट होती है इनकी सर्वाइवर की स्टोरी, बहुत जो अंदर तक आपको सोचने को मजबूर कर देंगी। तो होता क्या है कि वहीं एक पास रहती है ट्रकी झील, ये लोग वहाँ पे अस्थायी झोपड़ी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी ठंड में पॉसिबल तो नहीं होता, पर कोशिश करते हैं और ये झोपड़ी बना लेते हैं। पर इससे बड़ी चुनौती ये थी कि सर्दी से तो बच गए, पर भूख से कौन बचाएगा। अब इनके सामने ये चुनौती थी कि जो इन्होंने खाना लेके गए थे वे भी खत्म होने की कगार पे था और ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि इनके पास जो जो चीज़ चमड़े की थी इन्होंने उनको खाना स्टार्ट कर दिया, इनके पास जो बेल्ट थे उनको खाना स्टार्ट कर दिया, इनके पास जो जूते थे, उनके जो तलवे थे वो भी चमड़े से बने थे, उनको तक खा लिया। पर समस्या ये थी कि सर्दी लंबी हो गई उस समय, जितना इन्होंने सोचा था कि सर्दी जल्दी बीत जाएगी वह उतनी और लंबी हो गई। अब इनके सामने एक और समस्या थी, समस्या ये थी कि अब क्या करना है आगे जीने के लिए। तो यहाँ से अब आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर हकीकत यही है कि सर्वाइवर के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है हम इस कहानी से सीख सकते हैं। तो होता क्या है कि उस समय कुछ लोग ठंड के कारण, कुछ लोग भूख के कारण, और कुछ लोग ये चमड़ा और ये जो खा रहे थे आलतू फालतू चीज़ें और इन्फेक्शन के कारण मर जाते हैं। तो ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि जब तक हुआ अगर हमको भोजन नहीं मिला तो हमको इंसानों का मांस खाना पड़ा तो भी हम खाएंगे, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए अब सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी खाने की, और खाना वहाँ पे सिर्फ इंसानों का मांस था और कुछ था नहीं। पर इससे बड़ी चुनौती ये थी कि कब तक ये मांस खाएंगे, क्योंकि ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ के कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम मदद मांगने जाएंगे, और ये उसके लिए शब्द यूज़ करते हैं फॉरलॉर्न होप। तो होता क्या है कि बिना कुछ सहायता के, कोई अच्छा उपकरण पहने हुए ये व्यक्ति निकल पड़ते हैं ग्रुप बनाकर, कहाँ पर, कैलिफोर्निया, कि हम वहाँ से कोई मदद लेके आ पाएँ जिससे जो और लोग हैं जो जाने में सक्षम नहीं हैं इनको बचाया जाए। और होता क्या है पता है, ये लोग भी बिना कोई अच्छे उपकरण पहन के तो जा नहीं रहे थे, तो इनमें से भी रास्ते में कई लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि कुछ लोग कैलिफोर्निया पहुंचने में सफल होते हैं, और फिर क्या होता है कि 1847 में कैलिफोर्निया से बचाव दल आते हैं, इन लोगों को जैसे तैसे निकालते हैं। पर दुख की बात यह कि जब ये घर से निकले थे तब ये 87 लोग थे। आज ये अमेरिका के कैलिफोर्निया पहुंचते पहुंचते मात्र 48 बचते हैं। अभी तक अमेरिका के इतिहास में इसे बहुत बड़ी सर्वाइवर स्टोरी मानी जाती है, क्योंकि वहाँ से बचना नामुमकिन था, फिर भी इन्होंने अपने जज्बे, अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता के बल पे और अपने बेहतर कोऑर्डिनेशन और एक दूसरे पे मदद के जरिए ये सिद्ध कर दिया कि, और सोचो जहाँ ज़िंदगी की बचने की उम्मीद 0% थी,
वहाँ पर भी ये 100% एफर्ट डाल के अपनी ज़िंदगी को 100% बचाते हैं। बाकी ये सर्वाइवर स्टोरी आपको कैसी लगी? इसमें एक सीख मिलती है कि ज़िंदगी में संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हालांकि इन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, बहुत दुख की बात रही इनके लिए, पर इन्होंने अमेरिका के इतिहास में एक ऐसी सर्वाइवर स्टोरी ला के खड़ी कर दी और पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर इंसान चाहे तो वह ऐसी स्थिति में भी जीवित रह सकता है जहाँ पे शायद कोई जीवन पनपना ही मुश्किल हो। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी स्टोरी आपको और देखने मिलेगी। और भाई वीडियो को लाइक कर दो ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले हमें भी कि यार ऐसी स्टोरी पे और डिटेल वीडियो बनाने का। बाकी आपको ये वीडियो जैसी भी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।